हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्री सक्सेस मॉन्ट एएसपी जयपुर इंस्टीट्यूट। मैं पुष्पेंद्र चौधरी और आज का जो हमारा क्लास है वो है कृषि रसायन क्लास नंबर 5 है, जिसमें सबसे पहले हम भूपपड़ी के रासायनिक संगठन की बात करेंगे और टू द पॉइंट क्वेश्चन बेस्ड जो है मैं बात करूंगा। इसके बाद सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस है ना, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले जो है भूपपड़ी, जो अर्थ क्रस्ट होती है, जो भूमि होती है, जमीन होती है, वो क्या होती है? अर्थ क्रस्ट होती है। और इसके रासायनिक संगठन की बात करेंगे, है ना। चलिए देखते हैं। देखिए अर्थग्रस्त, उसमें सबसे पहले जो है ऑक्सीजन कितनी परसेंटेज रहती है? 49.2% रहती है। सिलिकॉन, है ना। उसके बाद एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अब यहाँ से जो है क्वेश्चन कैसे बनेगा? एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि अर्थग्रस्त पर सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि अर्थग्रस्त पर जो है मात्रा के आधार पर, उपलब्धता की मात्रा के आधार पर आप सही सीक्वेंस बताएं, सही ऑर्डर बताएं, क्रम बताएं। तो इस प्रकार से जो है इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। O2 सर्वाधिक, उसके बाद सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अब इसमें से सीक्वेंस में से कोई भी तीन उठा लेगा एग्जामिनर, है ना। ये इस प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए ये टॉपिक होता है, इतना ही क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। अगला जो हमारा टॉपिक है, टू द पॉइंट बात करेंगे, सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला जो हमारा हेडिंग है, मृदा निर्माणकारी प्रक्रिया है। देखिए यहां से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। सिर्फ इतना सा बताऊंगा कि सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस क्या है। देखिए सॉइल फॉर्मेशन क्या है, मृदा निर्माण क्या है, सॉइल प्रोफाइल, मृदा परिच्छेदता का निर्माण ही क्या है? मृदा निर्माण होता है। पहला पॉइंट ध्यान रखना, मृदा परिच्छेदता, सॉइल प्रोफाइल का निर्माण ही क्या है? मृदा निर्माण होता है। मृदा निर्माण में और क्या मृदा का निर्माण होता कैसे है? जो चट्टानें होती हैं, चट्टानों के अपक्षय से, ध्यान रखना, चट्टानों के अपक्षय से क्या है? मृदा का निर्माण होता है। और चट्टानों के अपक्षय में क्या है? विखंडन है, सेगमेंटेशन है, उसके बाद डिकम्पोजिशन है ना, जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इन सभी के द्वारा क्या है? इनका निर्माण होता है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, जो सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस होती है, मृदा निर्माण की जो क्रिया होती है, इसको हम क्या कहते हैं? पेडोजेनिक। जो मृदा निर्माण की प्रक्रिया है, इनको क्या कहते हैं? पेडोजेनिक। यदि आपसे कोई पूछ ले पेडोजेनिक क्या है, मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं हैं, उनको क्या कहा जाता है? पेडोजेनिक। तो आप नोट करें, पेडोजेनिक क्या है? मृदा निर्माण की क्रिया क्या होती है? पेडोजेनिक होती है। ध्यान रखना, पेडोजेनिक मृदा निर्माण की प्रक्रिया। अब इसमें जो है कुछ फैक्टर्स हैं जहां से क्वेश्चन आता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा जो फैक्टर्स हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहले आता है ह्यूमिफिकेशन। मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहले आता है, स्टूडेंट हेडिंग डाल है, ह्यूमिफिकेशन। मृदा निर्माण की फर्स्ट प्रक्रिया जिसे हम कहते हैं ह्यूमिफिकेशन। देखो ह्यूमिफिकेशन क्या है? ह्यूमस बनने की प्रक्रिया, ऐसे आप लिखें, ह्यूमस बनने की प्रक्रिया, ये क्या कहलाती है? ह्यूमस या ह्यूमिफिकेशन कहलाती है। अब ह्यूमस किससे बनती है? ह्यूमस बनती है कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से क्या है? ह्यूमस बनती है। कार्बनिक पदार्थ क्या? देखो एक एक चीज को समझेंगे हम। आपका क्वेश्चन चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, गलत नहीं होगा। कार्बनिक पदार्थ क्या? जो फसलों के अवशेष हैं वो कार्बनिक पदार्थ हो सकते हैं। इसके अलावा जो है जंगलों में पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, ये कार्बनिक पदार्थ हो सकते हैं ना, कुछ भी हो सकता है उनके सड़ने से। अब ये सड़ाएगा कौन? ये सड़ाएंगे सूक्ष्म जीवी, है ना, डिकम्पोजर जो रहते हैं वो इसको सड़ाएंगे। तो उनके सड़ने से किसका निर्माण हुआ? कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से ह्यूमस का निर्माण होता है। ह्यूमस बनने की क्रिया क्या है? ह्यूमिफिकेशन कहलाती है। और इसमें ये भी लिखें, ह्यूमिफिकेशन इसी के द्वारा मतलब ह्यूमिफिकेशन के द्वारा
मृदा के या मृदा परिच्छेदिका के ओ संस्तर का निर्माण होता है। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि मृदा के ओ संस्तर का निर्माण कौन सी मृदा फॉर्मिंग प्रोसेस, जो सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस होती है उसके द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है? ह्यूमिफिकेशन के द्वारा। देखो डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा किस टाइप से और कैसे पूछे जाते हैं। और उससे पहले यदि आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर जरूर करें और लाइक तो करना बिल्कुल ही नहीं भूलना आपको। कोई भी समस्या है आप इन नंबरों पर, ये मेरे नंबर हैं 9993474981, है ना, इन नंबरों पर आप मेरे को कॉल कर लें। कोई भी किसी भी प्रकार की एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी आपकी समस्या है मैं आपकी सॉल्व करूंगा। चलिए, पहली प्रोसेस होती है ह्यूमिफिकेशन, ये कंप्लीट होती है, जल्दी से आप इसको साथ में नोट डाउन भी करें। दूसरी प्रोसेस होती है प्यारे विद्यार्थियों, वो होती है निश्चालन। कौन सी होती है? निश्चालन। निश्चालन क्या होती है? इसमें निश्चालन में क्या होता है? ऊपरी संस्तर के जो है, जो आपके हम एलिमेंट्स की बात करें जैसे मृतिका है, एल्युमिनियम और आयरन जो ऑक्साइड है, ऊपरी संस्तर के खनिज पदार्थ निचले संस्तरों में जाकर जमा हो जाते हैं, यही क्या है? निश्चालन होता है। तो आप इसमें जो है निश्चालन में लिखें ऊपरी संस्तर के अवयवों का अंतः स्राव द्वारा निचले संस्तरों में चले जाना। देखो निश्चालन क्या है? ऊपरी संस्तर से जो अवयव होते हैं उनका निचले संस्तरों में चले जाना। ये क्या कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों? ये निश्चालन कहलाता है। तो ध्यान रखना, ऊपरी संस्तर से, है ना, जैसे ऊपरी संस्तर से अवयव की बात करें तो अवयव में देखो क्या क्या हो सकता है? सिलिका हो सकता है, सिलिका हो सकता है अवयव में, मेनली जो है मेन मान लो सिलिका है ना, अवयव में क्या हो सकता है? सिलिका हो सकता है। सिलिका का ऐसा कह सकते हैं, सिलिका का ऊपरी संस्तर से निचले संस्तरों। अच्छा, ऐसा मैंने जब सॉइल प्रोफाइल पढ़ाई थी, मृदा परिच्छेदिका पढ़ाई थी, ऐसा किस संस्तर में हो रहा था? ए संस्तर में इसी टाइप का तो हो रहा है ना, निचले संस्तर में। इसीलिए जो ये प्रोसेस होती है इसको हमने क्या नाम दे दिया था? इलुविएशन। क्या नाम दे दिया था? इलुविएशन या वॉश आउट भी हमने कहा था, इलुविएशन भी कहा था और वॉश आउट भी हमने कहा था। तो ध्यान रखना, इसमें ऊपरी संस्तर से सिलिका या अन्य तत्वों का अवयवों का निचले संस्तरों में अंतःस्राव द्वारा चले जाना क्या कहलाता है? निश्चालन कहलाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? इलुविएशन कहते हैं। और यह कौन से संस्तर में होता है? ऊपरी संस्तर। ऊपरी संस्तर मतलब ए हॉरिजॉन में। ये भी पूछा जाता है, आप नोट डाउन कर लें, निश्चालन या इलुविएशन जो प्रोसेस होती है वो ए संस्तर में होती है। जल्दी से आप इसको एक बार नोट करें। चलिए, हो गया। अगली सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस देखते हैं पहले विद्यार्थी, निक्षेपण। अगली कौन सी है? सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस निक्षेपण। चलिए देखते हैं, अगला जो है निक्षेपण। निक्षेपण मतलब निक्षेपण को और क्या कहते हैं इंग्लिश में? आई वाला इल्यूविएशन। ध्यान रखना, आई वाला इल्यूविएशन जो बी स्तर में हो रहा था। और क्या होता है इसमें? वॉश इन। क्या होता है? वॉश इन। ध्यान रखना, निक्षेपण के बारे में यदि आपसे पूछा जाए कि निक्षेपण में और क्या हम शब्द यूज कर सकते हैं? इल्यूविएशन यूज कर सकते हैं, आई वाला इल्यूविएशन है ना, वो पहले जो है ई वाला था, उसके बाद वॉश इन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है? जो कार्बोनेट, देखो कार्बोनेट व एवं अकार्बोनेट तत्व ऊपरी संस्तर से निचले
संस्तर में आकर जमा हो जाते हैं, है ना, जमा हो जाते हैं। ऊपरी संस्तर से निक्षेपण क्या है, ऊपरी संस्तर से निचले संस्तर में कहां से आए, ए स्तर से, कहां जमा हुए, बी स्तर में। ये मैं पढ़ा चुका हूं। और यही क्या है जो बी स्तर में जमा होना, इल्यूविएशन कहलाता है। तो कौन कौन से तत्व जो है कार्बनिक रेड तत्व मुख्य जमा होते हैं, एक तो होता है क्ले, क्ले को हम कहते हैं मृतिका, और क्या जमा होते हैं, एल्युमिनियम और आयरन के ऑक्साइड जमा हो जाते हैं। ये क्या कहलाता है, निक्षेपण कहलाता है। बस इतना सा आपसे पूछा जाता है, निक्षेपण क्या है ये पूछा जाएगा आपसे, पूछा जाएगा क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा। देखो, कार्बनिक अकार्बनिक तत्व का ऊपरी संस्तर से निचले संस्तरों में जमा हो जाना क्या कहलाता है। चार ऑप्शन आपके पास होंगे, ह्यूमिफिकेशन, निक्षालन, निक्षेपण, इस प्रकार से पूछा जाएगा। दूसरा, निक्षेपण का सही टर्म क्या है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है इल्यूविएशन क्या है, या ये डेफिनेशन दिए कि इल्यूविएशन ऑप्शन में हो, या ये भी पूछा जाता है वॉश इन। वॉश इन जो है कौन से संस्तर में होता है, ये इल्यूविएशन कौन से संस्तर में होता है, बी संस्तर में। निक्षेपण कौन से संस्तर में होता है, बी संस्तर में होता है। तो इस टाइप से जो है इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए अगला है प्यारे विद्यार्थियों, एक बार मैं देख लेता हूं आपको दिख रहा है या अच्छे से नहीं दिख रहा है। चलो बहुत बढ़िया दिख रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए अगला जो है, अगला हम बात करते हैं पौडजोलीकरण। पौडजोलीकरण क्या होता है, पौडजोलीकरण। ये भी जो है मृदा निर्माण की जो है प्रक्रिया है, पौडजोलीकरण। ठीक है, इसमें क्या होता है पौडजोलीकरण, इसमें भी नीचे चले जाते हैं, लेकिन क्या जाते हैं वो देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पौडजोलीकरण में क्या होता है, ह्यूमस, ह्यूमस मतलब कार्बनिक पदार्थ, एक तरह से ह्यूमस क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ, एवं सेस्क्यू ऑक्साइड, सेस्क्यू ऑक्साइड, सेस्क्यू ऑक्साइड, ये मैं बता चुका हूं, ये क्या होते हैं, एल्युमिनियम एंड आयरन के ऑक्साइड जो होते हैं, के ऑक्साइड क्या होते हैं, सेस्क्यू ऑक्साइड का ए संस्तर से निचले संस्तर में चले जाना या चले जाते हैं, है ना, ये पौडजोलीकरण होता है। पौडजोलीकरण में क्या होता है, ह्यूमस और सेस्क्यू ऑक्साइड जो होते हैं ऊपरी संस्तर से निचले संस्तर में चले जाते हैं, जिससे ऊपरी सतह की मृदा कैसी हो जाती है, एस लाइक, है ना, राख के समान। तो ऊपरी सतह की मृदा राख, राख मतलब राख के समान, मतलब कैसी, एस लाइक हो जाती। पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि मृदा निर्माण की कौन सी प्रक्रिया है जिसमें सेस्क्यू ऑक्साइड और जो है ह्यूमस निचले संस्तरों में चले जाते हैं, तो कौन सी है, पौडजोलीकरण। दूसरा, ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें मृदा की ऊपरी सतह जो है राख के समान जो है दिखाई देती है, एस लाइक दिखाई देती है, वो है पौडजोलीकरण। अब जो पौडजोल है, पौडजोलीकरण किससे बना है, एक तो शब्द है पौडजोल, क्या है, पौडजोल, और पौडजोल क्या है, एक रूसी शब्द है, क्या है, रूसी शब्द, जिसमें से पौड है और दूसरा क्या है, जोल है। ये अंदर, अंदर मतलब जो है पौड मतलब अंदर, है ना, और जोला मतलब एस लाइक, ये इसका मतलब होता है। ध्यान रखना, पौडजोल किस भाषा का शब्द है, रूसी भाषा का शब्द है। तो ये क्या है, पौडजोलीकरण होता है। और एक और चीज इसमें जो है समझने की है, भाई ह्यूमस और सेस्क्यू ऑक्साइड नीचे चलेंगे, एस लाइक, अच्छी बात है, मृदा कैसी हो रही है, राख के समान हो रही है, ये भी बहुत अच्छी बात है ना। अब जो है इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसकी बात कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। पौडजोलीकरण क्या है, देखो इसमें एक और डेफिनेशन दी गई है, संपूर्ण मृदा का, संपूर्ण मृदा का निश्चालन, संपूर्ण मृदा का निश्चालन, ये पौडजोलीकरण। ये भी एक डेफिनेशन दी गई है कि संपूर्ण मृदा का निश्चालन क्या कहलाता है, पौडजोलीकरण। आपसे कोई पूछ ले संपूर्ण मृदा का निश्चालन क्या कहलाता है, पौडजोलीकरण।
औद्योगिकरण। संपूर्ण मृदा का, संपूर्ण मृदा क्या होती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संपूर्ण मृदा होती है सोलम, और सोलम क्या होता है, ए प्लस बी हॉरिजॉन, ए प्लस बी सह स्तर क्या होता है, सोलम होता है, ध्यान रखना सोलम। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि पूरे के पूरे सोलम का निश्चालन क्या कहलाता है, औद्योगिकरण। ठीक है, पूरे के पूरे संपूर्ण मृदा मतलब सोलम का निश्चालन ही क्या है, औद्योगिकरण। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज औद्योगिकरण में, चलिए एक और चीज में औद्योगिकरण में वेरी इंपॉर्टेंट, इस संस्तर जो औद्योगिकरण में क्या होता है, कैल्शियम के अलावा संपूर्ण क्षार निश्चालित हो जाते हैं। संपूर्ण क्षार जो बेस होते हैं, जो एसिड बेस होते हैं ना, उसमें से कैल्शियम के अलावा संपूर्ण क्षार निश्चालित होके नीचे चले गए, तो आप सोचो कि मृदा कैसी हो जाएगी। जब क्षार नीचे चले गए तो मृदा कैसी हो जाती है, अम्लीय। तो मृदा अम्लीय हो जाती है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, मृदा कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। प्यारे विद्यार्थियों, ये ध्यान रखना, अम्लीय कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। चलिए अगला देते हैं लेटराइजेशन। ठीक है, ये एक बार जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ले लिया, चलो वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, वीडियो को पॉज किया करो और स्क्रीनशॉट आप ले लिया करो। ओके प्यारे विद्यार्थी, अगला देखते हैं लेटराइजेशन। ठीक है, कौन सा देखते हैं, लेटराइजेशन। अगला देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, लेटराइजेशन है। अगला जो है फैक्टर कौन सा है, ये आपका है 5वां। ठीक है, फिफ्थ फैक्टर होता है लेटराइजेशन। अब समझें इसको, लेटराइजेशन में क्या होता है, इसको थोड़ा सा देखेंगे ना, आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो पढ़ लेना, रट लेना। देखो लेटराइजेशन में क्या होता है, ऊपरी संस्तर जो होता है, ऊपरी संस्तर से निचले संस्तर में क्या होता है, क्या क्या चला जाता है। देखो सिलिका जो होती है इसमें सिलिका जो होती है, क्वार्ट्ज जो होता है वो निचले संस्तरों में चला जाता है। लेकिन ऊपरी संस्तर में एल्युमिनियम और आयरन के आउटसाइड ऊपरी स्तर में ही रहते हैं। ध्यान रखना, लेटराइजेशन क्या होता है, एल्युमिनियम और आयरन के आउटसाइड तो ऊपरी संस्तर में ही होते हैं, लेकिन सिलिका जो है वो कहाँ है, नीचे चला जाता है। ठीक है, सिलिका नीचे चला जाता है। ये क्या होती है, ये जो प्रोसेस होती है लेटराइजेशन। अब देखो ये एल्युमिनियम छोड़ गया, अब इससे क्या होगा आपको पता है, लेटराइजेशन में क्या होता है, जो लेटराइजेशन के बाद मृदा बनती है, और मृदा जो बनती है वो कैसी होती है, मृदा देखने में कैसी, ईंट के समान लाल कैसी दिखाई देती है, ईंट के समान लाल दिखाई देती है मृदा। तो ध्यान रखना, ठीक है, ईंट के समान लाल दिखाई देती है। तो पहला क्वेश्चन तो यही से बनता है कि लेटराइजेशन के प्रोसेस के बाद मृदा कैसी दिखाई देती है, ईंट के समान लाल। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, लेटराइजेशन में कौन सा तत्व होता है जो नीचे निश्चालित हो जाता है, तो सिलिका। कौन सा तत्व है जो ऊपर मृदा की ऊपरी सतह पर ही बना रहता है, तो एल्युमिनियम और आयरन के आउटसाइड जो है ऊपरी मृदा की सतह पर बने रहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो अब और आयरन के आउटसाइड में भी क्या क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, कि आयरन और एल्युमिनियम के आउटसाइड जब ऊपर रहते हैं तो लाल मृदा बनती है, लेकिन मेन क्या तत्व है, Fe2O3 जो हेमेटाइट होता है, हेमेटाइट जो होता है इसके कारण, हेमेटाइट के कारण जो है क्या है, मृदा का लाल रंग होता है। ध्यान रखना, लेटराइजेशन जो मृदा बनती है वो कैसी होती है, ईंट के समान लाल रंग होती है। लेटराइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, एल्युमिनियम और आयरन के आउटसाइड तो ऊपरी स्तर में ही रहते हैं, लेकिन सिलिका
निचले संस्तर में चली जाती है। ऊपरी संस्तर में फिर किसकी अधिकता हो जाती है, हेमेटाइट Fe2O3 की अधिकता हो जाती है। इसी के कारण जो है, क्योंकि हेमेटाइट कैसा होता है, लाल होता है, हेमेटाइट कैसा होता है, लाल होता है, इसी के लिए मृदा कैसी होती है, ईंट के समान लाल। अब देखो दूसरा क्वेश्चन यहां से बनता है कि लेटराइजेशन जो शब्द है ये किस भाषा का है, लैटिन भाषा का। किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस शब्द का मतलब क्या होता है, ईंट के समान लाल। ये आपको बिल्कुल 100% याद रखना है, ईंट के समान लाल। लैटिन भाषा का शब्द क्या है, लेटराइजेशन जो है किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का। इसका मतलब क्या है, ईंट के समान लाल। तो ये आपका लेटराइजेशन कंप्लीट होता है। एक और चीज, लेटराइजेशन में भी मृदा कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। ध्यान रखना, पौर्जोलीकरण में भी अम्लीय हो रही थी और यहाँ पर भी अम्लीय हो जाती है। तो आप जल्दी से इसको जैसा लिखा है वैसा ही आप नोट डाउन करें। एक और चीज, एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, जो लेटराइजेशन से युक्त जो मृदा होती है, जो मृदा बनती है, इसे हम मृदा को क्या कहते हैं, लेड सॉल और या ऑर्जी सॉल कहा जाता है। ये भी लिख लें, मृदा कैसी बनती है, मृदा अम्लीय बनती है। ठीक है, जो रेड सॉल है, जो लेटराइजेशन से युक्त निर्मित जो रेड सॉल है, सर्वाधिक जो रेड सॉल, रेड एक तरह से रेड सॉल हुई है ना, लाल मृदा। और ये लाल जो मृदा हुई, ये कहाँ पर सर्वाधिक किस स्टेट में पाई जाती है, तमिलनाडु में। ये भी आप नोट कर लें, तमिलनाडु स्टेट में लाल मृदा सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु स्टेट में। तो ये आपका जो है लेटराइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट है। ठीक है, जल्दी से आप नोट करें, फिर जो है देखेंगे कैल्सिफिकेशन, डिकैल्सिफिकेशन, इनको देखते हैं। चलिए मिटा दूं, चलो हेमेटाइट, ये भी पूछा जाता है भाई, हेमेटाइट का फॉर्मूला Fe2O3। हेमेटाइट कैसा होता है, लाल रंग का होता है। और लेटराइजेशन में मृदा में कौन सा एलिमेंट सर्वाधिक मात्रा में मिलता है, हेमेटाइट मिलता है। ये भी इस टाइप से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो अगला है आपका पॉइंट है 6, है ना, 6 हो गया। एक तो है कैल्सीकरण। कैल्सीकरण में कुछ नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव कहाँ, ऊपरी सतह पर। ऊपरी सतह पर कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव क्या है, कैल्सीकरण होता है। दूसरा डीकैल्सीकरण, 7वां पॉइंट है सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस का। डीकैल्सीकरण, डीकैल्सीकरण मतलब इसका निचले संस्तरों में चले जाना, कैल्शियम कार्बोनेट का निचले संस्तरों में चले जाना या निक्षेपण जो है, ये क्या कहलाता है, डीकैल्सीकरण। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का जमा ही नहीं होना, डीकैल्सीकरण होता है। फिर उसके बाद है स्टूडेंट लवणीकरण। लवणीकरण, लवणीकरण में क्या होता है, मृदा की ऊपरी सतह पर, मृदा की ऊपरी सतह पर लवण का जमा हो जाना, जमा हो जाना, ये क्या कहलाता है, लवणीकरण कहलाता है। और कौन कौन से तत्व जमा हो जाएंगे, सोडियम, Na क्या होता है, सोडियम होता है। सोडियम के क्लोराइड एवं सल्फेट, इन तत्वों का जमा हो जाना क्या कहलाता है, लवणीकरण कहलाता है। फिर वेरी 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 इंपॉर्टेंट अगला जो है 9 पॉइंट सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस का, पेडोटर्बेशन। पेडोटर्बेशन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। पेडोटर्बेशन क्या है, मृदा का मिश्रण, या मृदा को मिश्रित करना, या मिश्रित करना, या मृदा का आपस में मिलना, ये जो प्रोसेस होती है मृदा का मिश्रण, है ना, मिक्सिंग ऑफ सॉइल, क्या कहलाता है, पेडोटर्बेशन कहलाता है। तो ये 9 जो है सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर कंप्लीट होते हैं। जल्दी से आप इनको नोट करें, जल्दी जल्दी। फिर अगला टॉपिक देते हैं प्यारे विद्यार्थियों, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, चलो मिटा दो। चलो यदि आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करें, जल्दी से लाइक करें। और वीडियो, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। और ऐप के बारे में बता दूं, हमारी जो ऐप है
उसका नाम है ESP जयपुर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है टेस्ट पेपर आप दे सकते हो, जेट ICAR BHU। यदि आप हमारे नोट्स परचेज करना चाहते हो मात्र 1300 रुपये में कंप्लीट नोट्स, जिसमें आप टेस्ट पेपर भी हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। एक टाइम आप डाउनलोड करके देखें, वन टाइम आप डाउनलोड करके देखें एक बार ESP जयपुर ऐप को हमारे को, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में मजा आएगा, है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट है, जेट ICAR BHU। यदि आप नोट्स परचेज करना चाह रहे हो तो मात्र 1300 रुपये, ठीक है। चलिए अगला जो है हमारा जो है मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। हेडिंग डालें स्टूडेंट, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक होते हैं जो मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं? जैसे जलवायु है, जलमंडल है, थलमंडल है, इसके बाद समय है, स्थलाकृति है ना, बायोस्फीयर है। ये सभी जो है जलवायु, ये मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। तो आपको शुरुआत से यहाँ से लिखना है कि देखिए सबसे पहले इसमें जो आपके सिलेबस में लाइन लिखी हुई है, एक ये है BV डॉटुचेव। क्या है? BV डॉटुचेव, जिन्हें मृदा विज्ञान का जनक कहा जाता है। देखो एक चीज ध्यान रखना, मृदा विज्ञान के जनक कौन है? BV डॉटुचेव। लेकिन एग्रीकल्चर, कृषि रसायन विज्ञान जो है, कृषि रसायन विज्ञान के जनक कौन है? JV लिविड। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो है इनके अनुसार BV डॉटुचेव के अनुसार जलवायु और जलमंडल, जलवायु और जीव मंडल एवं जीव मंडल, ध्यान रखना। BV डॉटुचेव जो है फादर है मृदा विज्ञान मतलब सॉइल साइंस के, जबकि एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, मृदा रसायन के जो है, सॉरी कृषि रसायन के जो फादर है वो JV लेविन है। और इनके अनुसार BV डॉटुचेव के अनुसार मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक उनसे दो कारक हैं, जलवायु और जीव मंडल, ध्यान रखना। अगला साइंटिस्ट आता है जो इसके बारे में बताना है, वो है जेनी। और जेनी जो है 1941 में जेनी ने एक फॉर्मूला दिया। इनके अनुसार जो है मृदा को निर्माण प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? CLVRPT, ठीक है। ये फॉर्मूला है क्या है? CLVRPT, ठीक है। अब इसमें जो है S क्या है प्यारे विद्यार्थियों? S है मृदा। क्या है? चलो यहाँ लिखो, S का मतलब क्या होता है? मृदा, मतलब मृदा को निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक S, और F क्या है? कार्य। क्या है? कार्य, ठीक है। उसके बाद CL क्या है प्यारे विद्यार्थियों? जलवायु। क्या है? जलवायु। B क्या है? जीव मंडल मतलब बायोस्फीयर। और R क्या है? स्थलाकृति, और P क्या है? पैतृक पदार्थ, पेरेंट मटेरियल। और T क्या है? समय। ध्यान रखना, जेनी के अनुसार मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? 1, 2, 3, 4, 5। ध्यान रखना कितने कारक हैं? 5। ये भी पूछा जाता है कि जेनी के अनुसार मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कितने हैं? 5। और कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जल्दी से आप इनको नोट डाउन करें, जल्दी फिर पढ़ेंगे जॉफे के अनुसार 1949 में, जल्दी। चलो हो गया। चलो अब मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक में हम तीसरा है जॉफे। ये तो जेनी हो गया। जॉफे 1949 उसके अनुसार और देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वहां से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चलिए देखो, है ना। अगला जो है तीसरा है जॉफे। कौन है? जॉफे। और इनमें 1949 में इन्होंने दिया था। इसके अनुसार जो है मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो देखो दो कारक होते हैं। इन्होंने बताया सक्रिय कारक, है ना, एक्टिव जो है फैक्टर, और दूसरा निष्क्रिय कारक।
सक्रिय कारक में जो है कौन कौन से होते हैं प्यारे विद्यार्थियों? जैव मंडल और जलवायु। क्या होते हैं? जैव मंडल या जलवायु। देखो जैव और जय जाजा वाले जो है सक्रिय कारक हैं। जय इसमें जाजली भी आ रही है और इसमें भी जाजली भी आ रही है, ठीक है। तो ये जो है सक्रिय कारक। दूसरा जो है निष्क्रिय कारक की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, स्थलाकृति और क्या होते हैं? पैतृक पदार्थ और समय। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है वो ये आया है, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाला सक्रिय कारक कौन सा है और कौन सा नहीं है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो ध्यान रखना, जय वाले जो है जय वाले जो है सक्रिय कारक हैं, बाकी के जो है निष्क्रिय कारक हैं। तो ये आपका मृदा निर्माण प्रक्रिया कंप्लीट होती है। फिर भी और आपके जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी बात कर लेते हैं। चलो हो गया, लेटिए जल्दी, लेटो। चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो काफी बार एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं उनकी बात कर लेते हैं। ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है ना। चलिए पहला हेडिंग डालें मुख्य बिंदु। हेडिंग क्या डालें? मुख्य बिंदु हेडिंग डालें जल्दी से डाल दी, ठीक है। और मुख्य बिंदु में सबसे फर्स्ट लिखें पेडोलॉजी एवं एडेफोलॉजी। पेडोलॉजी एवं एडेफोलॉजी ग्रीक भाषा के शब्द हैं, ग्रीक भाषा के शब्द हैं। पहला पॉइंट ध्यान रखना, पेडोलॉजी क्या होता है? मृदा निर्माण, मृदा जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, उसका अध्ययन। एडेफोलॉजी क्या होता है? मृदा के संबंध में फसलों का अध्ययन, ये क्या कहलाता है? या फसलों के संबंध में मृदा का अध्ययन जो है एडेफोलॉजी। ये दोनों क्या है? ग्रीक भाषा के शब्द हैं। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, पृथ्वी खनिज। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि पृथ्वी खनिजों में पृथ्वी पर जो खनिज मिलते हैं उसमें सर्वाधिक कौन सा तत्व मिलता है? सर्वाधिक मिलता है फेल्सपार। कौन सा मिलता है? फेल्सपार। फिर मिलता है क्वार्ट्ज, ठीक है। फिर मिलता है माइका। जो फेल्सपार है ये तो प्यारे विद्यार्थियों ये मिलता है 40%। कितना? 40%। और ये कितना? 36%। और ये कितना? 10%। पृथ्वी पर जो खनिज है सर्वाधिक जो खनिज मिलता है वो फेल्सपार है, उसके बाद क्वार्ट्ज है, उसके बाद माइका है। ध्यान रखना ये एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है ना। ये सॉरी ये 48 है ना, ये 48 है। तो फेल्सपार, क्वार्ट्ज, माइका ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे पूछा जाता है कि सर्वाधिक सीक्वेंस जो है ऑर्डर बताएं, ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। इस टाइप से जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखना इस टाइप से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला जो है तीसरा पॉइंट, ठीक है। एक सेकंड प्यारे विद्यार्थियों, सॉरी। चलिए अगला देखते हैं सोलम क्या होती है? सोलम क्या होती है? ए प्लस बी हॉरिजॉन मिलाने क्या होती है? सोलम होती है। चौथा पॉइंट रेडोलिथ क्या होती है? ए प्लस बी प्लस सी हॉरिजॉन मिलाके क्या होती है? रेडोलिथ होती है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, सरफेस सॉइल पृष्ठ मृदा कितनी होती है? पृष्ठ मृदा क्या होती है? ऊपरी मृदा की सतह ऊपरी 0 से 15 सेंटीमीटर तक की मृदा क्या होती है प्यारे विद्यार्थियों? पृष्ठ मृदा होती है। पृष्ठ मृदा मतलब सरफेस सॉइल, ठीक है। ये ध्यान रखना सरफेस सॉइल। तो आप जल्दी से इसको नोट करें, जल्दी आप नोट करें। ठीक है, जब एक लास्ट पॉइंट और लिख लो फिर जो है क्लास फिनिश होती है। कैल्साइट जो खनिज होता है से निर्मित चट्टान ये होती है लाइमस्टोन, ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ये बता दिया, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जो है अगली क्लास में देखेंगे हम पूरा सॉइल कॉलर्स के बारे में, मृदा कॉलर नहीं, हम देखेंगे खनिज पदार्थों के बारे में। खनिज पदार्थों के बारे में लास्ट अगली क्लास में जो है पढ़ेंगे, क्लास नंबर 6 में। अभी के लिए बाय बाय, टाटा। और हाँ, एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, कोई भी समस्या आप मेरे नंबर पर संपर्क करें। व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड होने के लिए भी आप इन नंबरों पर मैसेज कर सकते हैं। और यदि हमारी ऐप में आपको नोट्स परचेज करने में, आपको वीडियो लेक्चर परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। पूरे राजस्थान में सबसे जो है जीरो, बहुत ही कम कॉस्ट पर हमें ये जो है आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।